हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो कहानी है वह है सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह। इस कहानी के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। बच्चों, क्या आप जानते हैं जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप दो पीढ़ियों के बीच यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो विचारों का अंतर होता है उसे जनरेशन गैप कहा जाता है। जो हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो अपनी पुरानी मान्यताओं, संस्कारों, रीति रिवाज के हिसाब से ही रहना पसंद करते हैं। नए व आधुनिक तौर तरीकों को वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लोग जो आजकल के बच्चे हैं पुराने तौर तरीकों के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। सिल्वर वेडिंग की जो कहानी है यही पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच विचारों के अंतर को दर्शाती है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह हैं यशोधर बाबू, जो एक सरकारी दफ्तर में ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और दिल्ली के गोल मार्केट में रहते हैं। यशोधर बाबू जो हैं वो पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं। वे पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कारों के हिसाब से ही रहना पसंद करते हैं, जबकि उनके बच्चे जो हैं वो आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो भी पहले पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही जीती थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने नए जमाने के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया और मॉडर्न बन गए। यशोधर बाबू उनको अक्सर साइनल बुढ़िया या चटाई का लहंगा कहकर उनका मजाक तो बनाते थे, लेकिन खुद अपने आप को बदलने को राजी नहीं थे। बस यही बात यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों के बीच टकराव की वजह बन जाती थी। अब यशोधर बाबू के परिवार के सदस्यों के बारे में जानते हैं। यशोधर बाबू के 3 बेटे व 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम था भूषण, जो 1500 रुपए प्रति माह की सैलरी पर एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था। वह यशोधर बाबू को अपनी सैलरी में से 1 पैसा भी नहीं देता था। अपने मनपसंद का सामान खरीद कर लाता, फिर उस सामान का रौब अपने परिवार वालों को दिखाता था। यहाँ तक कि वो सब्जी लेने भी मार्केट नहीं जाता था। यशोधर बाबू से भी घर के काम काज के लिए एक नौकर रखने को कहता था। यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा था वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी, इसीलिए वो विवाह के लिए राजी नहीं थी। यशोधर बाबू अपने ऑफिस भी अब पैदल ही जाते हैं। पहले वो साइकिल से जाया करते थे। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जिन्हें उनका साइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं है। स्कूटर यशोधर बाबू को पसंद नहीं है और कार वे खरीद नहीं सकते हैं, इसीलिए यशोधर बाबू ने पैदल ही घर से ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया। यशोधर बाबू को मंदिर जाना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, प्रवचन सुनना आदि बहुत पसंद था, लेकिन उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। उनके बच्चे अक्सर उनसे कहते थे कि अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए कि मंदिर जाकर प्रवचन सुने। इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वह है किसंदा। किसंदा वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यशोधर बाबू को अपने घर में रहने की जगह दी जब वे मैट्रिक पास कर नए नए दिल्ली आए थे। उस समय सरकारी नौकरी करने के लिए उनकी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए किसंदा ने उन्हें अपने घर में रसोइये का काम दे दिया। बाद में जब उनकी सरकारी नौकरी की उम्र हो गई तो किसंदा ने उनको अपने ऑफिस में ही नौकरी दिलवा दी। इस तरह यशोधर बाबू के जीवन व चरित्र निर्माण में किसंदा का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किसंदा से ही ऑफिस में रहने व कार्य करने के तौर तरीके सीखे थे। किसंदा आजीवन अविवाहित रहे। उनका जीवन बहुत ही सरल व सादगी भरा था। वे धार्मिक विचारों के परोपकारी व्यक्ति थे और अपने आदर्शों पर चलते थे। समाज सेवा करना अपना प्रमुख धर्म मानते थे और सभी का मार्गदर्शन करते थे। वे पहाड़ से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था अपने घर में ही किया करते थे। बच्चों, यहाँ पर जो पहाड़ शब्द यूज हुआ है ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के 3 जिले जो आते हैं, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो इनको सामान्य भाषा में यहाँ के लोग पहाड़ कहते हैं। किसंदा पहाड़ से आने वाले लोगों के लिए न सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था करते थे, बल्कि उनकी नौकरी ढूंढने में भी मदद किया करते थे।
किसंदा की एक और खास बात यह थी कि वह अपनी कुमाऊनी सभ्यता व संस्कृति से बहुत अधिक प्रेम करते थे। यशोधर बाबू ने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में उसका अनुसरण किया। अब आते हैं मुख्य कहानी पर। कहानी की शुरुआत लेखक कुछ इस तरह से करते हैं कि यशोधर बाबू अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी घड़ी को देखते हैं, जो उस समय ठीक शाम के 5:25 बजा रही थी। यशोधर बाबू अपनी घड़ी को 5 मिनट लेट बताते हुए जैसे ही अपने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए खड़े होते हैं तो उनके ऑफिस का एक कर्मचारी चड्डा उनकी घड़ी पर व्यंग करते हुए उनसे डिजिटल घड़ी लेने की बात करता है। उसकी बात का जवाब देते हुए यशोधर बाबू उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें उनकी शादी में उपहार स्वरूप मिली थी, इसीलिए उन्हें बेहद प्रिय है। बातों बातों में ही उनके ऑफिस के लोगों को यह पता चल जाता है कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं सालगिरह है और वे यशोधर बाबू से पार्टी मांगने लगते हैं। यशोधर बाबू उन्हें चाय पार्टी के लिए 30 रुपए देते हैं, मगर खुद उस चाय पार्टी में शामिल होने के बजाय अपने घर को निकल पड़ते हैं। रोज की तरह आज भी वे ऑफिस से सीधे मंदिर की तरफ चल पड़े कि रास्ते में अचानक उनकी नजर उस क्वार्टर पर पड़ी जहां पर कभी किसंदा रहा करते थे। तभी उनको याद आता है कि उनके बच्चे भी चाहते हैं कि वे अपने पद के अनुसार एक बड़ा मकान ले लें, क्योंकि जिस मकान में वे रहते हैं वो मकान छोटा है, लेकिन यशोधर बाबू को वह जगह बहुत अधिक पसंद है, इसीलिए वे उस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच अक्सर विचारों का टकराव चलता रहता है। ऐसे में कभी कभी यशोधर बाबू सोचते हैं कि काश वे भी किसंदा की तरह अविवाहित रहकर समाज सेवा में अपना जीवन लगा देते, लेकिन फिर उन्हें किसंदा के रिटायरमेंट के बाद का समय भी याद आ जाता है, जब किसंदा को किसी ने सहारा नहीं दिया और वे गांव चले गए, जहां उनकी 1 साल के बाद मृत्यु हो गई। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते यशोधर बाबू मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वे प्रवचन सुनने बैठ गए, लेकिन आज उनका मन प्रवचन में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, इसीलिए वे प्रवचन से उठकर सीधे सब्जी मंडी सब्जी लेने निकल पड़े। सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू घर पहुंचे तो देखा उनका बड़ा बेटा उनके घर के बाहर अपने बॉस को विदा कर रहा था। घर से अन्य लोग भी विदा ले रहे थे और घर में पार्टी चल रही थी। पहले तो यशोधर बाबू को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में भूषण ने उन्हें बताया कि उनके घर में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यह सब सुनकर यशोधर बाबू को बहुत अधिक बुरा लगा, क्योंकि ऑफिस जाते वक्त उन्हें किसी ने भी घर में पार्टी के आयोजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे भी यशोधर बाबू को पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर बच्चों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने केक तो काटा, मगर केक में अंडा होने व संध्या पूजा करने का टाइम होने का बहाना बनाकर उन्होंने केक खुद नहीं खाया और वे वहां से उठकर संध्या पूजा करने कमरे में चले गए और तब तक पूजा स्थल में ही बैठे रहे जब तक कि सारे मेहमान घर से विदा नहीं हो गए। मेहमानों के चले जाने के बाद पत्नी के बुलाने पर जब यशोधर बाबू बैठक में आए तो उनके बड़े बेटे ने उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया। साथ में उनसे यह भी कहा कि कल से वे इसी गाउन को पहनकर दूध लेने जाया करें। यशोधर बाबू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे सोच रहे थे कि काश उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन देने के बजाय उनसे यह कहता कि कल से वह उनकी जगह दूध लेकर आया करेगा, यानी आपकी जगह कल से दूध लेने मैं जाऊंगा। तो बच्चों, ये था सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी कहानी के सारांश को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।